गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री का आज हम वो पढ़ेंगे जो कि हमारे टीजीटी एसएसटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जो बच्चे सीबीएसई के हैं 9th क्लास का पेपर दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे एग्ज़ाम में एनसीईआरटी वैसे भी कवर होनी चाहिए टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए, डीएसएसबी का एग्ज़ाम हो या कोई भी अदर टीचिंग का एग्ज़ाम हो, उसके लिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट होती है। पहले हम बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति जो है उससे पहले फ्रांस की जो स्थिति थी वो कैसी थी, समाज का जो स्टेट था वो 3 स्टेट में जो है वो डिवाइड था। पहला आपका पादरी वर्ग, दूसरा कुलीन वर्ग, तीसरा आपका बड़े व्यवसाय व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, ये थे तीसरे स्टेट में। और किसान, कारीगर और छोटे किसान और भूमिहीन और मजदूर नौकर सब जो है वो तीसरे स्टेट में आते थे। तीसरे स्टेट क्या था कि जो प्रथम स्टेट था और जो द्वितीय स्टेट था इनके पास ज़्यादा अधिकार थे, तृतीय स्टेट के पास कोई अधिकार नहीं था। इसी वजह से जो वहाँ पे जो क्रांति हुई उस 18वीं शताब्दी के दौरान फ्रांसीसी वर्ग जो है, फ्रांसीसी समाज जो है वो 3 वर्गों में डिवाइड था। मैंने पहले बताया, पहला स्टेट जिसमें पादरी आते थे, दूसरा स्टेट जिसमें फ्रांसीसी समाज का कुलीन वर्ग आता था, तीसरे स्टेट जिसमें व्यवसायी, व्यापारी, कर्मचारी, वकील, मजदूर ये सारे उसमें आते थे। वहाँ की जो ज़मीनें थी लगभग 60% ज़मीन कुलीन वर्ग, चर्च और तीसरे स्टेट के बड़े अमीर लोगों के पास ही हुआ करती थी। तीसरा स्टेट जो कर वसूलता था उसे, अब जो तीसरा स्टेट था उसे कर देना होता था। एक तो उन्हें जो चर्च था उन्हें भी कर जो है टैक्स दे देना था, और जो चर्च है उन्हें भी वो, चर्च और सरकार दोनों को वो टैक्स देते थे। जो टैक्स या कर जो है वो सरकार लेती थी उसे तो टाइल कहते थे, और जो चर्च लेती थी उसे टाइड कहते थे। यानी कि चर्च द्वारा लिया जाने वाला कर टाइड और सरकार द्वारा लिए जाने वाला जो टैक्स है वो टाइल। जो प्रथम जो स्टेट थे, यानी कि जो आपका पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग था, उन्हें जन्म से ही कुछ अधिकार मिले हुए थे। उन्हें जो है कोई भी टैक्स नहीं दिया जाता था। उनका क्या अधिकार था कि उनको कोई भी टैक्स नहीं देना, ना सरकार को ना चर्च को। सारा जो टैक्स था वो कौन देता था? तीसरा वर्ग। उस टाइम पे क्या हुआ, जो तीसरा वर्ग है उसे सारे केवल टैक्स जो है वही देते थे। 1774 में लुई 16 जो है वहाँ के राजा बने, गद्दी पे आए वो। और वो कौन से उससे थे? वो बुर्बो राजवंश से थे। क्वेश्चन आ जाता है कि लुईस राजा जो है वो कौन से वंश से थे, तो बुर्बो राजवंश से थे। उन्होंने किससे शादी की थी? तो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी एंटोइन से शादी की थी। और जो राजकोष था वो खाली हो रहा था। खाली होने के कारण क्या थे? पहला कारण था कि वित्तीय संसाधनों का नष्ट होना, क्योंकि बहुत टाइम से युद्ध चल रहा था उसकी वजह से। और जो भी शान शौकत है उसको बरकरार रखने के लिए जो सरकार थी, जो राजा था, वो फिजूल खर्ची करता था। और जो अमेरिका के संघर्ष में ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की सहायता की, पैसे दे करके और या किसी भी चीज़ को लेकर के, जो फ्रांस था उसने अमेरिका की हेल्प करी और जनसंख्या बढ़ी। जनसंख्या बढ़ना भी जो है एक मुख्य कारण था। एक तो क्या था? फिजूल खर्ची। दूसरा क्या था? अमेरिका की हेल्प करना। तीसरा क्या था कि संसाधन नष्ट हो गए थे युद्ध चलने की वजह से। और चौथा आपका जनसंख्या जो है वहाँ की बढ़ रही थी उसके कारण। मध्य वर्ग जिसमें वकील, शिक्षक और ये सब आते थे, वो थोड़े पढ़े लिखे थे, इस वजह से वो जो अधिकार थे, जो उनको विशेष अधिकार मिले हुए थे, उसके बारे में उनके खिलाफ वो बोलते थे कि हमें मतलब उनको भी अधिकार चाहिए। बढ़ते कर्ज के दबाव में लुई 16 5 मई 1789 में जनरल स्टेट की बैठक बुलाई, और इसी दिन से जो है फ्रांसीसी क्रांति का जो शुरुआत है वो मानी जाती है। क्वेश्चन अगर कभी भी आता है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो 5 मई 1789, यही क्वेश्चन जो है, यही डेट जो है वो सही है। देन फिर क्या हुआ? स्टेट जनरल में मतदान स्टेट के आधार पे होता था। स्टेट के आधार पे कैसे? कि जो पहला पादरी वर्ग है उसका 1 वोट,
जो दूसरा वर्ग है कुलीन वर्ग उसका 1 वोट, और जो तीसरा वर्ग है यानी कि जो मजदूर वगैरह का तीसरा स्टेट है उसका 1 वोट। तो ऐसे तो हमेशा जो है, और टैक्स भरना तीसरे स्टेट को होता था, ये दोनों हमेशा सहमत हो जाते थे, तो इनके वोट का कोई फ़ायदा ही नहीं होता था। इस वजह से इन्होंने क्या कहा, जो तीसरा स्टेट था उन्होंने कहा कि हमको जो है स्टेट के अकॉर्डिंग जो है वो अधिकार नहीं चाहिए, एक पर्सन के हिसाब से चाहिए, मतलब एक व्यक्ति का एक वोट जो है ऐसे काउंट होना चाहिए। क्या हुआ, जब स्टेट हुआ तो व्यक्ति के आधार पे नहीं था, स्टेट के आधार पे था। लेकिन इस बार तीसरे स्टेट के लोगों ने कहा कि व्यक्ति के आधारित पर जो है वो वोट होने चाहिए। लुईस 16 ने उनकी जो मांग थी वो उन्होंने मना कर दी कि नहीं, स्टेट के हिसाब से ही जो है वो आपका जो है वो मतदान होगा। तीसरे स्टेट के लोगों ने सभा से उठ के बाहर चले गए, उन्होंने उनकी बात भी नहीं मानी, तो उन्होंने उनकी बात भी नहीं मानी और स्टेट से उठ के वो बाहर चले गए। 20 जून 1789 को वे लोग वायसराय एक जगह का नाम है, वहाँ का एक टेनिस कोर्ट था, वहाँ पे इकट्ठा हुए तीसरे स्टेट के जो लोग थे और उन्होंने खुद को ही जो है नेशनल असेंबली जो है वो घोषित कर दिया। इधर पूरे फ्रांस में महंगाई, अफवाह का बाजार, जगह जगह पर हिंसक। अब क्या हो रहा था कि एक तो संसाधन कम हो रहे थे, तो जो आपका महंगाई है वो बहुत बढ़ रहा था। महंगाई बढ़ने की वजह से क्या हो रहा था कि लोग बहुत गुस्से में आ रहे थे, क्योंकि रोजी रोटी के लिए भी, खाना खाने के लिए भी उनको जो है पैसे कम पड़ रहे थे, सामान नहीं मिल रहा था जो उनको खाने के लिए। जो रोटी थी वहाँ की डबल रोटी, उसका रेट भी काफ़ी हाई होता था, जो कि गरीब लोग थे वो उसे नहीं खरीद पा रहे थे। 14 जुलाई 1789 में क्या हुआ, कूड़ भीड़, यानी कि बहुत सारी भीड़ ने क्या करा, बास्तिल में एक किला था उसको तोड़ दिया। कब तोड़ा था, 14 जुलाई 1789। आपको ये डेट्स याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में डेट्स पूछी जाती हैं। बास्तिल का किला जो है वो सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। क्वेश्चन आता है कि बास्तिल का जो किला है उसका किसका प्रतीक था, तो सम्राट के निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्तियों का अनुमान करके लुईस 16 ने क्या करा, उनको लगा कि अब जो ये लोग हैं, जो प्रजा है वो बहुत ज़्यादा भड़क रही है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है उनको, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो लुईस 16 थे उन्होंने जो उनकी असेंबली जो उन्होंने बनाई थी, जिन खुद का असेंबली घोषित किया था, उसको जो है मान्यता दे दी और खुद पर जो है वो संविधान का अंकुश लगाने के लिए वो मान गए। 4 अगस्त 1789 में क्या हुआ कि रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था का उन्मूलन आदेश पारित किया। 1791 में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ गई। संवैधानिक राजतंत्र कब हुआ, 1791 में। संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ जो है वो शुरू हुआ। उन्होंने अपना एक घोषणा पत्र करा और नए संविधान के अनुसार जो वोट देने का अधिकार था वो सिर्फ केवल सक्रिय नागरिकों को ही जो है वो अधिकार था, किसका, वोट देने का। वोट देने का अधिकार केवल सक्रियों का था और सिर्फ पुरुषों को था, महिलाओं को नहीं था। और पुरुषों में भी किसको था, जिसकी 25 से उम्र ज़्यादा है और वो अपनी मजदूरी, मतलब अपनी जो मजदूरी है उसमें से कम 3 दिन की मजदूरी की जो कर के बराबर, जैसे कि मैं अगर मान लो मैं एक दिन में 500 रुपये कमाती हूँ, वो 500 रुपये मैं कमाती हूँ, तो मेरी 3 दिन की मजदूरी कितनी हुई, 1500। यानी कि मैं अगर कम से कम 1500 रुपये जो है वो कर भरती हूँ तो मैं जो हूँ मेरे को अधिकार है कि मैं वोट डाल सकती हूँ। महिलाओं और अन्य पुरुषों को निष्क्रिय कहा गया, मतलब वो जो है वो नहीं डाल सकते हैं वोट। तीसरा, राज्य की शक्तियाँ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित कर दी गई। 10 अगस्त 1792 में जैकोबिन क्लब के सदस्य रॉबिस्पेयर के नेतृत्व में नई शासन व्यवस्था के खिलाफ, अब जो ये नई व्यवस्था थी संविधान वाली, सक्रिय वाली, आपका वोट डालने वाली, इसके खिलाफ क्या हुआ, 10 अगस्त 1792 जैकोबिन क्लब था, उसका जो नेतृत्व कर रहा था वो रॉबिस्पेयर था। उसने क्या करा, उन्होंने इसके भी खिलाफ विद्रोह कर दिया। 21 सितंबर 1792 में फ्रांस में गणतंत्र घोषित कर दिया गया। यानी कि अब जो है, पहले क्या था, राजतंत्र संविधान था, अब क्या हुआ, गणतंत्र हो गया।
फिर 21 जनवरी 1793 में लुई 16 को जो है फ्रांस के खिलाफ साजिश रचने के खिलाफ, मतलब उन्होंने कहा कि लुई 16 जो है वो फ्रांस के खिलाफ साजिश कर रहा है। तो ये आरोप लगा करके जो लुई 16 था उसको जो है क्या कर दिया गया, मार दिया गया। 1793 से 94 के दौरान रॉबेस्पियर ने क्रूरता पूर्वक राज्य किया। इस काल को आतंक काल भी कहा जाता है। मतलब क्या हुआ कि अब रॉबेस्पियर ने उसको तो फांसी करा दी, फांसी पे चढ़वा दिया 16 को। अब खुद जो है वो 2 साल तक, यानी कि 1793 से 1794 तक क्या करा, रॉबेस्पियर ने जो है राज्य किया, मतलब राज किया वहाँ पे। और इस काल को जो क्या कहा गया, आतंक का काल कहा जाता है। जून 1794 रॉबेस्पियर को जो है गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया। अब वो बहुत क्रूरतापूर्वक जो है वो राज कर रहा था। इससे जनता परेशान हो गई और उसको भी जो है गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया। किसको, रॉबेस्पियर को। रॉबेस्पियर के पतन के बाद फ्रांस का शासन मध्य वर्ग के संपन्न लोगों के पास आ गया। अब कुछ लोगों के पास आ गया। उन्होंने 5 सदस्य वाली एक कार्यपालिका यानी कि डायरेक्टरी को नियुक्ति की, जो फ्रांस का शासन देखती, लेकिन अक्सर विधान परिषद उनके हितों का टकराव होता रहा। मतलब जो 5 लोग थे उनकी आपस में नहीं बन रही थी और एक दूसरे की बातों के खिलाफ हो रहे थे। इस राजनीतिक अस्थिरता का फायदा किसने उठाया? अब जो 5 सदस्य जो भी चुने गए थे उनके आपस में कनेक्शन नहीं हो रहे थे, एक दूसरे की बातों पे सहमत नहीं हो पा रहे थे। तो इस बात का फायदा किसने उठाया? नेपोलियन बोनापार्टा ने। उसने क्या करा, 1799 में जो डायरेक्टरी थी उसे ख़त्म कर दी, मतलब जो 5 लोगों की कार्यपालिका बनाई थी उसको ख़त्म कर दी। और 1804 में क्या करा, वो वहाँ का सम्राट बन गया। 1815 में वाटरलू में उसकी पराजय हुई और उसे बंदी बना लिया गया। मतलब कब से कब तक वो फ्रांस में रहा आपका, 1799 में उसने गिरा दिया, 1804 में खुद वहाँ का सम्राट बन गया और 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ और उसमें वो हार गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब वो हारा तो उसको बंदी बना लिया गया। बंदी बनाने के बाद जो वहाँ का जो शासन है वो फ्रांसीसी क्रांति, मूल तंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पूरे। अब क्या हुआ, इस जो क्रांति हुई फ्रांस की, इस क्रांति से कुछ मूल तत्व थे वो बाहर आए। और जो कि आज पूरे अगर जितने भी लोकतंत्र देश हैं वहाँ पे ये सबसे इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। क्या? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये जो है एक लोकतंत्र की नींव है। 1848 में फ्रांस को उपनिषदों में दास प्रथा को उन्मूलन कर दिया। मतलब 1848 में जो दास प्रथा थी उसको भी ख़त्म कर दी गई। कहाँ पर? फ्रांस में। और महिलाओं को भी 1946 में, यानी कि सोचो कितने 100 साल बाद, लगभग 100-200 साल बाद जो है महिलाओं को अपना जो है वो अधिकार मिला, उससे पहले नहीं था। और क्या, अब एक नज़र डालते हैं किस चीज़ पे, कि जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसकी स्थिति क्या थी उस टाइम पे। क्या स्थिति थी? फजूल खर्ची की वजह से राजकोष खाली हो गया था, जीविका संकट में आ गई थी क्योंकि महंगाई हो गई थी, जन के आधार पे जो विशेष अधिकार थे उसके खिलाफ थे लोग, ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध में अमेरिका की हेल्प करी, इस वजह से ही जो उनका राजकोष था वो खाली हो रहा था और महंगाई भी इसी वजह से जो है वो बढ़ रही थी। फ्रांसीसी क्रांति के जो कारण थे, क्या कारण थे, किस वजह से हुई? तो सामाजिक कारण क्या था कि सामाजिक विभाजन तो था वो सही से नहीं था, और जो जन्म के अधिकार पे जो उन जन्म से जो अधिकार मिले हुए थे पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को, उसके खिलाफ थे तीसरे स्टेट के लोग। राजनीतिक कारण क्या था? कमज़ोर शासक था, मतलब जो लुई 16 था उसका सारा ध्यान फिजूल खर्ची में था और लुई 16 की खराब नीति थी। आर्थिक कारण क्या था कि आपका राजकोष जो है वो खाली हो रहा था, कर्ज बढ़ रहा था, क्योंकि बहुत सारा कर्ज, अब इंसान को अपनी फिजूल खर्ची के लिए, अपने आर्मी चलाने के लिए, सारी चीज़ों के लिए वो कर्ज ले रहा था, तो वो कर्ज और ख़राब फसल हुई थी, ये भी एक कारण था। तात्कालिक कारण क्या था कि 1789 में क्या हुआ, कर बढ़ाया। कर बढ़ाने की वजह से जो लोग थे वो उनको गुस्सा आया, क्योंकि वो, और जो तीसरे स्टेट थे वो स्टेट के आधार पर जो अधिकार मिले हुए थे या उसके हिसाब से जो मत हो रहा था उसके खिलाफ थे। सॉरी। लोगों पर दार्शनिकों के विचार पर प्रभाव, जन्म के आधार पर विशेष अधिकार की कल्पना,
ये सारी चीज़ें जो थी उसकी वजह से ही जो यहाँ पर क्रांति हुई वो इसी कारण हुई। ठीक है फ्रेंड्स, आपका ये चैप्टर जो है यहीं ख़त्म होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, हम इन्हें कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।